Now let's discuss chapter number 7, that is paths to modernization, and this is going to be the last chapter of your syllabus. So इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे कुछ कंट्रीज जैसे कि चाइना, जापान, ये इतने मॉडर्न है। मतलब स्टार्टिंग से ऐसा थोड़ी हो सकता है ये इतने मॉडर्न होंगे, इन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया होगा एंड कुछ रास्ते चुने होंगे जिससे ये इतने ज़्यादा मॉडर्न हो पाए हैं। सो इन्हीं चीज़ों को आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो इस चैप्टर में हम यहाँ से यहाँ तक के सफ़र को जो है स्टडी करने वाले हैं। तो देखो भाई, पाथ टू मॉडर्नाइजेशन भी बहुत अलग अलग होते हैं। इस चैप्टर में हम एक फैसिनेटिंग सी स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग हिस्टोरिकल कंडीशंस की वजह से जापान और चाइना ने अलग अलग पाथ्स अपनाए टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड मॉडर्न नेशंस। सबसे पहले सोर्सेज को समझते हैं, यानी कि आखिरकार हमें इस हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता चला, जापान इतने मॉडर्न कैसे हुआ है, चाइना इतना मॉडर्न कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चली हैं। जो डायनेस्टीज़ की हिस्ट्रीज़ होती हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो स्कॉलर्स की राइटिंग्स होती हैं, जो पॉपुलर लिटरेचर होता है, जो रिलीजियस लिटरेचर होता है, सो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनसे हम इनकी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कर पाए हैं। इंट्रोडक्शन। अब चाइना और जापान के बारे में देखते हैं। भाई, चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे 3 मेजर रिवर सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, येलो रिवर, यांगजे रिवर और पर्ल रिवर। साथ ही साथ चाइना के अंदर माउंटेनियस रीजन भी देखने को मिलता है। जापान जापान एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। ये कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलके बना है, जैसे कि होशू, क्यूशू, शिकोकू एंड होकाइडो। एंड यहाँ पे कोई मेजर रिवर सिस्टम नहीं देखने को मिलता। 50% एरिया जो है वो माउंटेनियस एक्टिव अर्थक्वेक जोन है। अब चाइना के अंदर कौन से एथनिक ग्रुप्स रहते हैं? चाइना के अंदर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, जैसे कि हैन, उइगुर, हुई, मांचू एंड तिब्बतन। जबकि जापान के अंदर होमोजेनस एथनिक ग्रुप देखने को मिलते हैं। चाइना के अंदर कैंटोनीज और चाइनीज़ भाषा बोली जाती है, जापान के अंदर जापानीज़ बोली जाती है मेजरली। चाइना के अंदर जो फूड है वो बहुत वैरी करता है, कहीं पर वीट खाया जाता है, कहीं पे पेस्ट्रीज, डम्पलिंग्स, डिम सम, राइस, तो बहुत सारी अलग अलग वैरायटी का खाना खाया जाता है। राइस और फिश जो हैं, बेसिकली रॉ फिश जिसे हम सासिमी या सुशी भी कहते हैं, सो ये जो है डोमिनेंट फूड देखने को मिलता है जापान के अंदर। अब हम जापान के पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं। भाई, 20th सेंचुरी के दौरान जो है पावर पहले एम्परर के हाथ में होती थी, लेकिन अब पावर शोगुन्स के हाथ में आ गई थी एंड वो जो है ईडो यानी कि टोक्यो में रहते थे। अब कंट्री 250 डोमेन्स में डिवाइडेड थी। 250 डोमेन्स का मतलब है 250 स्टेट्स में डिवाइडेड थी अंडर डायमो, जिन्हें लॉर्ड्स भी कहा जाता था। देखो क्या होता था, हर एक डोमेन को कौन कंट्रोल करता था? लॉर्ड कंट्रोल करता था, और फाइनल जो पावर थी वो किसके हाथ में होती थी? शोगुन्स के हाथ में। अब जो हमारे शोगुन्स होते थे उन्हें बोला जाता था कि तुम कैपिटल यानी कि ईडो में ही रहो ताकि कोई रेबेलियन ना हो। जो समुराय थे वो रूलिंग एलीट होती थी, ये जो है शोगुन्स को और डायमो यानी कि लॉर्ड को सर्व करते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे। 16th सेंचुरी में 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस आए फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। अब ये 3 चेंजेस क्या थे? पेजेंट्री को डिसआर्म कर दिया गया, यानी कि उनको बोला गया कि तुम कोई हथियार नहीं रख सकते हो। डायमो को ऑटोनॉमी दे दी गई थी, यानी कि जो लॉर्ड्स होते थे जो अपने अपने डोमेन को कंट्रोल करते थे उनके हाथ में ज़्यादा पावर आ गई। लैंड सर्वे किए जाते थे ताकि प्रोडक्टिविटी को मापा जा सके और रेवेन्यू जो है उसी हिसाब से फिक्स किया जा सके। जापान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ देखने को मिलती थी, जैसे कि ईडो, ओसाका, क्योटो। तो इससे जो है कमर्शियल इकोनॉमी की ग्रोथ हुई और वाइब्रेंट कल्चर देखने को मिला। अब पैसे का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया था, इससे स्टॉक मार्केट क्रिएट हुई एंड इससे इकोनॉमी बहुत तरीके से डेवलप हुई। अब इस टाइम पे जो है बहुत सारे सोशल और कल्चरल चेंजेस भी आ रहे थे। भाई, चाइना कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है जापान को, ये चीज़ क्वेश्चन की जा रही थी लोगों के बीच में, और जापानीज़ लिटरेचर की स्टडी को प्रमोट किया जा रहा था। बोला जा रहा था कि जापानीज़ लिटरेचर सबको पढ़ना चाहिए। द मीजी रिस्टोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 1853 में जो यूएसए है उन्होंने कोमोडर मैथ्यू पैरी को जापान में भेजा ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करने के लिए। भाई, जब पैरी आए तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए जापान के पॉलिटिक्स में। 1868 में एक मूवमेंट देखने को मिला जिससे शोगुन्स जो है वो पावर से हट गए एंड अब दोबारा से जो एम्परर थे वो पावर में आए एंड उन्होंने ईडो टोक्यो में अपना बसेरा बनाया, यानी कि वो ईडो टोक्यो से रूल करते थे। जापानीज़ जो थे वो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के बारे में अच्छे से जानते थे कि कैसे यूरोपियन लोग जो है इंडिया को और दूसरे देशों को अपनी कॉलोनीज़ बना रहे हैं। कुछ स्कॉलर्स जो है वो चाहते थे कि जापानीज़ जो हैं वो यूरोप के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें, उनसे सीखे, जबकि कुछ चाहते थे कि यूरोपियन से तो दूर रहना ही अच्छा है।
कुछ लोग चाहते थे कि धीरे धीरे जो है हमें लिमिटेड ओपनिंग करनी चाहिए आउटर वर्ल्ड के साथ। जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई एक स्लोगन के साथ, रिच कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी, यानी कि दो चीज़ों के ऊपर एम्फोसाइज किया। पहला, हमारा देश रिच होना चाहिए, दूसरा हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि लोगों के बीच में एक नेशनहुड की भावना हो। एंड उन्होंने जो सब्जेक्ट्स होते थे यानी कि जो प्रजा थी उन्हें सिटीजन्स में तब्दील कर दिया। जो नई गवर्नमेंट थी उन्होंने एक एम्परर सिस्टम बनाने की भी कोशिश करी, जिसमें किंग, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ये जो है इसका पार्ट थे। एम्परर को एक डिसेंडेंट ऑफ सन गॉडेस के रूप में ट्रीट किया जाता था एंड वो लीडर भी होते थे वेस्टर्नाइजेशन के। उनके बर्थडे को एक नेशनल हॉलिडे माना जाता था एंड वो वेस्टर्न स्टाइल के मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पहना करते थे। मीजी रिफॉर्म्स, यानी कि जब एम्परर रिस्टोर हो गए थे, पावर में आ गए थे, तो कौन कौन सी रिफॉर्म्स की गई थी? कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स की गई थी। भाई एजुकेशन जो है यूनिवर्सल हो गई थी, सभी लोगों के लिए एजुकेशन जो है कंपलसरी कर दी थी, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। एंड 1870s में ये चीज़ लागू हो गई थी। करिकुलम जो है उसके अंदर वेस्टर्न आइडियाज़ भी पढ़ाए जाते थे, साथ ही साथ जापानीज़ हिस्ट्री की स्टडी को भी एम्फोसाइज किया जाता था, उसके ऊपर भी जोर दिया जाता था। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी वो करिकुलम को कंट्रोल करती थी। उन्होंने कुछ टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो सिलेक्ट कर रखी थी, वो टीचर्स को ट्रेनिंग भी करवाती थी। टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को पढ़ाया जाता था कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, देश के प्रति लॉयल रहना है और अच्छे नागरिक बनना है। मीज़े गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए गए थे। तो मीज़े गवर्नमेंट ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने पुरानी विलेज और डोमेन बाउंड्रीज को चेंज कर दिया। हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के पास सफिशिएंट रेवेन्यू होता था ताकि वो लोकल स्कूल्स और हेल्थ फैसिलिटीज़ को मेंटेन कर सके। साथ ही साथ ये जो है एक सेंटर ऑफ रिक्रूटमेंट भी होता था आर्मी के लिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सारे जो नौजवान होते थे 20 साल के, उन्हें जो है एक मिलिट्री सर्विस देनी होती थी कंट्री के लिए। मॉडर्न मिलिट्री फोर्स भी बनाई गई। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की। सो गवर्नमेंट ने एक लीगल सिस्टम जो है सेटअप करा ताकि पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए जा सके, मीटिंग्स को कंट्रोल किया जा सके और स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगाई जा सके। ये सारे मेजर्स जो है किए गए एंड इससे अपोजिशन भी जो है देखने को मिला। सो अब समझते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। सो जो मॉडर्नाइजेशन था वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था मीजी रिफॉर्म्स का। फंड्स रेज करे गए एग्रीकल्चर टैक्स लगा के। सबसे पहली जो रेलवे लाइन बनी थी वो टोक्यो और योकोहामा के बीच में बनी थी 1872 के बीच में। मशीन्स बहुत ज़रूरी होती थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ताकि जो है अच्छी टेक्सटाइल्स बन सके। एंड ये मशीन्स इंपोर्ट करी गई थी यूरोप से। फॉरेन टेक्नीशियंस को बुलाया गया था ताकि वर्कर्स को ट्रेन किया जा सके और उन्हें यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में पढ़ाया जा सके। इवन जापानीज स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्रीज़ में भेजा जाता था पढ़ने के लिए। 1872 में मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनीज जैसे कि मित्सुबिशी, सुमितोमो, इनको हेल्प किया ताकि इनको सब्सिडीज़ दी गई, इनको टैक्स बेनिफिट्स दिए गए ताकि कुछ बड़े शिप बिल्डर्स बन सकें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के टाइम पे जायबात्सु, यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते थे वो इंडिविजुअल फैमिलीज ही उन्हें कंट्रोल करती थी, वो इकोनॉमी को डोमिनेट करने लग गए थे। पॉपुलेशन एकदम से 35 मिलियन थी 1872 में, सो उससे एकदम से इंक्रीज हुई 55 मिलियन तक पहुंची 1920 में। गवर्नमेंट ने माइग्रेशन को बहुत ज़्यादा इनकरेज करा ताकि पॉपुलेशन कुछ एरियाज़ में रिड्यूस की जा सके। सबसे पहले माइग्रेशन इंकरेज करी गई थी नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ होक्काइडो में। लोगों को हवाई भी भेजा जा रहा था, ब्राज़ील भी भेजा जा रहा था जब जापान का कॉलोनियल एम्पायर ग्रो हो रहा था। इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, लोग जो है टाउन्स की तरफ बढ़ने लग गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल वर्कर्स। सो जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे इंडस्ट्रीज़ में वो भी एकदम से इंक्रीज़ हुए। 7 लाख वर्कर्स काम करते थे 1870 में एंड 4 मिलियन तक वो पहुंच गए इन 1913। सो वो जो लोग थे यूनिट्स में एम्प्लॉयड होते थे, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, मशीनरी नहीं होती थी। हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मॉडर्न फैक्ट्रीज़ में जो काम करती थी वो विमेन होती थी। उन्होंने सबसे पहली मॉडर्न स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की थी 1886 में। 1930s के बाद ही मेल वर्कर्स देखने को मिले थे विमेन से ज़्यादा इन इंडस्ट्रीज़ में। सो जो फैक्ट्रीज़ का साइज़ होता था वो बढ़ने लग गया था। पहले सिर्फ 5 वर्कर्स या उससे भी कम काम करते थे, लेकिन अब 100 वर्कर्स से भी ज़्यादा काम करने लग गए थे। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जिससे नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ी, जैसे कि टिम्बर, इससे इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हुआ। तानाका शोजो, इन्होंने फर्स्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट करा था अगेंस्ट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन 1897 विद 800 विलेजर्स। अब बात करते हैं एग्रेसिव नेशनलिज्म की। मेजी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पार्लियामेंट फॉर्म की जिसको डाइट कहा जाता था, जिसके पास लिमिटेड ही पावर्स होती थी। जिन लीडर्स ने मेजी गवर्नमेंट को रिस्टोर किया उनके पास ही ज़्यादातर पावर होती थी। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को फाउंड किया और बाद में जाके मिनिस्ट्रीज फॉर्म।
धीरे धीरे इनके हाथों से पावर चली गई जब नेशनल यूनिटी देखने को मिली। कैबिनेट्स फॉर्म करी गई थी अकॉर्डिंग टू द पार्टी लाइंस। एम्परर कमांडर होता था आर्मी का। एंड ऐसा माना जाता था कि जो आर्मी और जो नेवी है वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ हैं। 1899 में प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया कि सिर्फ मिलिट्री जनरल्स और एडमायरल्स ही मिनिस्टर्स बन सकते हैं। सो इन सभी चीज़ों से आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन। भाई आर्मी को स्ट्रेंथन इसलिए किया गया ताकि जापान जो है वो वेस्टर्न पावर्स के अंडर ना आ जाए, उनसे दबके नहीं रहे, उनकी कॉलोनी ना बन जाए। इस फियर में जो है आर्मी को स्ट्रेंथन किया। वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशंस। सो लोगों के अलग अलग व्यूज़ थे जापान के रिलेशनशिप को लेके अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। कुछ इंटेलेक्चुअल्स जैसे कि फुकुजावा युकिची मानते थे कि जापान को जो है एशिया को एक्सपेल कर देना चाहिए। इसका क्या मतलब था कि जापान को जो है अपनी एशियाटिक करेक्टरिस्टिक्स को छोड़ देना चाहिए और वेस्ट का हिस्सा बन जाना चाहिए। जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो क्वेश्चन करती थी कि क्यों हम जो है वेस्टर्न आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें। जो फिलोसोफर है मियाके सित्सुरई, उन्होंने बोला कि हर एक नेशन को जो है अपनी कुछ स्पेशल टैलेंट्स को डेवलप करना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। कुछ दूसरे लोग थे जो कि वेस्टर्न लिबरलिज्म से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे एंड वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक जापान हो रैदर देन मिलिट्री वन। यूइकी इमोरी ये एक लीडर थे पॉपुलर राइट मूवमेंट के। उन्होंने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। कुछ दूसरे ग्रुप्स थे जिन्होंने वोटिंग राइट्स की डिमांड करी फॉर वुमेन एंड इससे गवर्नमेंट ने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस कर दिया। अब जापानीज़ लोगों की डेली लाइफ की बात करते हैं। सो अब जो है मॉडर्न सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला और ये चीज़ डेली लाइफ में भी विजिबल थी। पेट्रियार्कल फैमिली सिस्टम जो है पहले देखने को मिलता था, लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम लोग अपनाने लग गए थे जापान में। एक नया कंसेप्ट आ गया था फैमिली सिस्टम का, जिससे नई डिमांड्स देखने को मिली थी। नए तरह के डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड हो रही थी, हाउसेस की डिमांड हो रही थी, फैमिली एंटरटेनमेंट, इन सभी चीज़ों की बातें हो रही थी अब लोगों के बीच में। ओवरकमिंग मॉडर्निटी। 1943 में एक सिंपोजियम हुआ था ऑन ओवरकमिंग मॉडर्निटी जापान के अंदर। ओवरकमिंग मॉडर्निटी इस चीज़ में जो है ये चीज़ डिस्कस करी गई कि कैसे हम वेस्ट को जो है कम्बैट कर सके, वेस्ट का सामना कर सके मॉडर्न होने के साथ साथ। मोरई सबुरा ये कंपोज़र थे जिन्होंने क्वेश्चन रेज करा कि कैसे हम जो है म्यूज़िक को रेस्क्यू कर सकते हैं, आर्ट ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन से हम कैसे जो है आर्ट को रिस्टोर कर सकते हैं, आर्ट के स्पिरिट को रिस्टोर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जापानीज़ म्यूज़िक को हम वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स में बिल्कुल कंपोज नहीं करेंगे। एक फिलोसोफर थे निशितानी कीजी, इन्होंने जो है मॉडर्न को डिफाइन करा एज द यूनिटी ऑफ थ्री स्ट्रीम्स ऑफ वेस्टर्न थॉट। भाई रेनेसा, रिफॉर्मेशन एंड राइज ऑफ नेचुरल साइंस जब देखने को मिले, इसका मतलब ही मॉडर्न होता है। ही आर्ग्यूड दैट जापान की जो मॉरल एनर्जी है उससे ही हम कोलोनियलिज्म से बच सकते हैं। उन्होंने बोला कि जापान की ड्यूटी है एक नया ऑर्डर एस्टेब्लिश करना, एक ग्रेटर ईस्ट एशिया बनाना। सो ये इमेज आप देख सकते हैं। ये इमेज किसकी है भाई? ये इमेज है डिस्ट्रक्शन की। भाई जापान के अंदर जो है बॉम्ब्स डाले गए थे हिरोशिमा नागासाकी में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, तो उसी चीज़ की ये जो है इमेज है। अब इसके बारे में हम आपके चैप्टर में देखेंगे। री एमर्जेंस ऑफ जापान एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है जापान हार गया था, जापान जो है डीमिलिटराइज हो गया था और एक कॉन्स्टिट्यूशन जापान के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। आर्टिकल 9 इंट्रोड्यूस किया गया है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें लिखा गया है नो वॉर क्लॉज, जिसमें बोला गया है कि कोई भी वॉर नहीं की जाएगी एज अ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, मतलब स्टेट के अकॉर्डिंगली देयर विल बी नो यूज़ ऑफ वॉर। एग्रेरियन रिफॉर्म्स किए गए, री एस्टेब्लिशमेंट की गई ट्रेड यूनियंस की, डिसमेंटल किया गया जो मोनोपोली थी जायबात्सु की, जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे, तो वो इकोनॉमी के ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है की गई। पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिवाइव किया गया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शंस हुए 1946 में एंड वुमेन को भी राइट टू वोट दे दिया गया था। सो एक रीबिल्डिंग देखने को मिली है जापान की इकोनॉमी में आफ्टर द डिफीट। इसी को पोस्ट वॉर मिराकल कहा जाता है। सो इसकी जो रूट्स है वो एक बहुत लंबी हिस्ट्री में देखने को मिलती है। कोरिया में और वियतनाम में बहुत सारी वॉर्स हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारी वेपन्स की डिमांड हो रही थी एंड ये जो डिमांड थी ये सर्व करी थी जापान ने एंड इससे जापानीज़ इकोनॉमी के अंदर एक बूस्ट भी देखने को मिला। री एमर्जेंस ऑफ अ जापान एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। 1964 में ओलंपिक्स हुए थे टोक्यो के अंदर एंड इससे जो है जापान री एमर्ज हो गया था, ये चीज़ देखने को मिलती है। सिमिलरली शिंकानसेन, बेसिकली ये हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स होते थे, बुलेट ट्रेन्स होती थी। सो ये जो है जापानीज़ एबिलिटी दिखाते हैं कि ये जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने लग गए। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ, लोगों की हेल्थ और इन्वायरमेंट पे भी बहुत इफेक्ट हो रहा था।
कैडमियम पॉइजनिंग के साथ साथ मरकरी पॉइजनिंग ये जो है मीना माता में देखने को मिली 1960s में। एयर पॉल्यूशन से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई 1970s में। 1960s में सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स देखने को मिले। प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो रिकॉग्निशन चाहते थे कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज की जाए, इन्हें सॉल्व किया जा सके, विक्टिम्स को कंपनसेशन मिले। 1980s में गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए ताकि एनवायरमेंटल इश्यूज़ के साथ डील की जा सके। सो वी आर डन विद जापान। अब चाइना की बारी है। भाई चाइना की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। सो जो मॉडर्न हिस्ट्री है चाइना की वो 3 इश्यूज़ के अराउंड रिवॉल्व करती है कि कैसे अपनी सोवरेनिटी को हम रीगेन कर सकते हैं, कैसे हम फॉरेन ऑक्यूपेशन की ह्यूमिलेशन को ख़त्म कर सकते हैं, और कैसे अपने देश के अंदर इक्वालिटी और डेवलपमेंट लाना चाहिए। तो इन चीज़ों के अराउंड, इन 3 इश्यूज़ के अराउंड चाइना की हिस्ट्री रिवॉल्व करती है, मॉडर्न हिस्ट्री। सो ये जो चाइना के इश्यूज थे उनको 3 ग्रुप्स ने इन्फ्लुएंस करा है, तो वो हम देखते हैं। तो ये बेसिकली चाइना है। सो लेट्स स्टडी अबाउट चाइना नाउ। सो कौन से 3 ग्रुप्स जो है वो चाइना की मॉडर्न हिस्ट्री को डोमिनेट कर रहे थे? लियान के चाओ, तो इन्होंने बोला कि हमें ट्रेडिशनल आइडियाज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, न्यू आइडियाज़ के साथ हमें जो है अलग अलग तरीक़ों से जो है वेस्टर्न चैलेंजेस को मीट करना चाहिए, फेस करना चाहिए। रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरीज सच एज सुन यात सेन, भाई सुन यात सेन जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे जापानीज़ और वेस्ट वाले आइडियाज़ से। तो ये बात कर रहे थे कि उन्हीं के एस्पेक्ट्स के हिसाब से चाइना को जो है हमें फर्दर डेवलप करना चाहिए। सीसीपी, सो ये चाहती थी कि ओल्ड एज इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो और फॉरनर्स को जो है भगाया जा सके। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। एस्टेब्लिशिंग द रिपब्लिक, मांचू डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया गया था एंड रिपब्लिक जो है वो एस्टेब्लिश कर दी गई थी 1911 में अंडर सुन यात सेन। इनका जो प्रोग्राम था उसको बोला जाता था 3 प्रिंसिपल। तो इन्होंने सान मिन चुई इन 3 चीज़ों की बात करी थी, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म की। अब रेवोल्यूशनरीज ये बोल रहे थे कि हमें फॉरनर्स को बाहर फेंक देना चाहिए एंड उनका कोई नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, हमें इनइक्वालिटीज़ ख़त्म करनी चाहिए और पॉवर्टी को भी ख़त्म करना चाहिए। रेवोल्यूशनरीज ने कुछ रिफॉर्म्स की डिमांड करी। उन्होंने बोला हमें सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। फुट बाइंडिंग, ये एक बहुत गंदी प्रैक्टिस होती थी, जो फुट होती थी विमेन की, उनको जो है बांध दिया जाता था उसको छोटा बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ख़त्म करने की बात की गई। फीमेल सबॉर्डिनेशन, इक्वालिटी होनी चाहिए मैरिज में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इन चीज़ों की डिमांड करी थी रेवोल्यूशनरीज़ ने, इन रिफॉर्म्स की डिमांड करी थी। सुन यात सेन के जो आइडियाज़ थे वो 4 ग्रेट नीड्स के ऊपर बेस्ड थे, क्लोथिंग, फूड, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। चांग काई शेक ये लीडर थे ग्योमिंगटांग पार्टी के एंड इन्होंने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करा था ताकि वॉरलॉर्ड्स को कंट्रोल किया जा सके और कम्युनिस्ट को ख़त्म किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके। उन्होंने विमेन को इनकरेज करा था कि वो जो है अपने अंदर 4 वर्चूज़ डेवलप करें, चैरिटीज़, अपीयरेंस, स्पीच एंड वर्क। वो जो है चाहते थे कि विमेन सिर्फ हाउस होल्ड तक ही कन्फाइंड रहें। सुन यात सेन के प्रोग्राम्स की बात करते हैं। वो चाहते थे कि कैपिटल रेगुलेट हो और कभी भी लैंड का इक्वलाइजेशन ना हो। पार्टी ने कुछ मिलिट्री ऑर्डर इम्पोज कर दिया था रैदर देन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पेजेंट्री। राइज ऑफ सीपीआई ऑफ चाइना, भाई चाइना में सीपीआई का कैसे राइज हुआ था? अब जापान ने चाइना को इन्वेड कर दिया था 1937 में, इससे चाइना और वीक हुआ और जो कॉमन लोगों की लाइफ थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी। चाइना ने 2 क्राइसिस फेस करे। भाई इकोलॉजिकल क्राइसिस फेस करा, यानी कि सॉइल बिल्कुल ख़राब हो गई थी, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड्स, ये कुछ चैलेंजेस थे। साथ ही साथ सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करे। बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव लैंड टेन्योर सिस्टम थे, इनडेप्थनेस लोगों के बीच देखने को मिलती थी, बहुत पुरानी तरीके की टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करते थे एंड पुअर कम्युनिकेशन था। जो सीसीपी थी उसे ढूंढा गया इन 1921। माओ जेडोंग ये एक मेजर लीडर थे सीसीपी के। रशिया के अंदर एक रेवोल्यूशन हुआ था जिससे जो है वर्किंग क्लास सिटीज़ में आ गई थी, लेकिन माओ ने जो है एक अलग मेथड अपनाया बाय बेसिंग द रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम ऑन द पेजेंट्री। पेजेंट्री जो है वो उनके प्रोग्राम का बेस थे। माओ और कम्युनिस्ट लोगों ने जियांगसी में कैंप लगाए 1928 से 34 तक, ताकि वो जो है ग्योमिंगटांग अटैक से बच सके। माओ ने एक रेडिकल फिलॉसफी डेवलप करी इस टाइम पे। पेजेंट सोवियत फॉर्म की गई एंड जो लैंड्स थे वो उनसे छीन लिए गए थे और लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करा गया था पेजेंट्स के अमंग। जो माओ थे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन एसोसिएशन को एनकरेज करा, उसकी फॉर्मेशन को। उन्होंने कुछ न्यू मैरिज लॉज इंट्रोड्यूस करे जो कि अरेंज मैरिजेस को फॉरबेड करते थे, उनकी मनाही करते थे एंड उन्होंने जो है मना किया कि देयर शुड बी नो परचेज और सेल ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड उन्होंने डिवोर्स को और ज़्यादा सिंपल बना दिया। लॉन्ग मार्च, ग्योमिंगटांग ब्लॉकेड की वजह से सीसीपी को जो है अपना बेस बदलना पड़ा
एंड उन्होंने एक लॉन्ग मार्च करी 1934-35 के बीच अपने बेस शांक्षी से। उन्होंने 6000 माइल्स कवर करे और एक नया बेस बनाया यनान में। उन्होंने 3 प्रोग्राम्स डेवलप करे ताकि वॉरलॉरिज्म ख़त्म हो। उन्होंने कुछ लैंड रिफॉर्म्स भी किए और इम्पीरियलिज्म से लड़ने की भी बात करी गई कि भाई ये राजा वगैरह ख़त्म होने चाहिए। जब उनकी वॉर हो रही थी जापान के साथ, तो जो कम्युनिस्ट और जो ग्यूमेन टैंग थे उन्होंने इकट्ठे मिलकर काम करा। एंड जब वॉर खत्म हुई, कम्युनिस्ट लोगों ने ग्यूमेन टैंग को हरा दिया एंड उनके हाथ में ही सारी पावर आ गई। Establishing the new democracy 1949 to 65, People Republic of China was established in 1949 एंड ये जो है न्यू डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थी। जो इकोनॉमी थी वो गवर्नमेंट कंट्रोल में थी। प्राइवेट एंटरप्राइज और प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अबॉलिश कर दी गई थी। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट, ये 1958 में लॉन्च किया गया था एंड ये मूवमेंट लाया गया था ताकि कंट्री को बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज किया जा सके। लोगों को बोला गया कि तुम अपने बैकयार्ड्स में ही स्टील फर्नेसेस जो है वो सेटअप करो। पीपल कम्यून स्टार्ट कर दिए गए थे रूरल एरियाज़ में। पीपल कम्यून का मतलब क्या है कि भाई कुछ लैंड है जिनको सभी लोग मिल के जो है ओन करते हैं और उनको मिल के कल्टिवेट करेंगे, तो ये चीज़ रूरल एरियाज़ में स्टार्ट हो गई थी। माओ जो है बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, कह रहे थे कि हम जो है पार्टी के द्वारा बनाए गए गोल्स को अचीव करेंगे। माओ एक सोशलिस्ट मैन क्रिएट करना चाहते थे। उन्होंने 5 चीज़ों के बारे में बताया। तुम अपने फादरलैंड को लव करो, यानी कि चाइना को प्यार करना चाहिए तुम्हें, अपने लोगों से प्यार करो, लेबर दो, साइंस की फील्ड में मतलब अपनी नॉलेज बढ़ाओ, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है हर चीज़ को समझो, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है डिस्ट्रॉय मत करो। तो इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने एम्फोसाइज करा। सभी लोग मिलके जो है प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, लैंड पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इस चीज़ को बाद में मॉडिफाई कर दिया गया। और ये जो बैकयार्ड फर्नेस का जो आइडिया था ये भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं निकला, इससे भी कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ। ग्रेट प्रॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, सो अब जो कंसेप्ट था सोशलिस्ट मैन और उसकी क्रिटिक्स भी देखने को मिले। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन जो है वो लॉन्च किया गया 1965 में। रेड गार्ड्स यानी कि जो स्टूडेंट्स और जो आर्मी थी उन्होंने प्रोटेस्ट करा अगेंस्ट ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम्स एंड ओल्ड हैबिट्स। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को विलेज भेजा गया। इस रेवोल्यूशन के तहत बोला गया तुम विलेज से जाके कुछ सीखो। बहुत सारे लोग जो है विलेज की तरफ माइग्रेट हुए, उन्होंने विलेज से सीखने की कोशिश करी गई। आइडियोलॉजी और स्लोगन में बिल्कुल बदलाव आ गया था। कल्चरल रिवोल्यूशन से पार्टी और ज़्यादा वीक हुई एंड इससे इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई थी और एजुकेशनल सिस्टम भी। 1975 में पार्टी ने एक बार फिर से जो है ग्रेटर सोशल डिसिप्लिन के ऊपर एम्फोसाइज किया और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को बिल्ड करने पे फोकस किया। रिफॉर्म्स फ्रॉम 1978, डेंग जियाओपिंग। सो अब इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स करी उनके बारे में देखेंगे। डेंग जियाओपिंग ने जो है पार्टी कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग रखा। उन्होंने कुछ सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। उन्होंने जो है डिक्लेयर कर दिए थे कुछ गोल्स। उनके गोल्स को नाम दिया गया फॉर मॉडर्नाइजेशन। वो चाहते थे कि साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और डिफेंस की फील्ड में जो है डेवलपमेंट हो। फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन जो है वो डेमोक्रेसी को माना जाता है। ये भी मतलब उनकी रिफॉर्म्स का एक पार्ट था। 1989 के अंदर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने और ज़्यादा ओपननेस की बात करी गई और उन्होंने ऑसिफाइड डॉगमास यानी कि जो शूशा ओजी है उसको ख़त्म करने की बात करी गई। टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटर्स भी थे, जैसे कि तियानमेन स्क्वायर बीजिंग में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। इन सभी चीज़ों को रिप्रेस कर दिया गया था, दबा दिया गया था। सो इस रिफॉर्म के बाद का जो पीरियड था वहाँ पर बहुत सारे डिबेट स्टार्ट हो गई कि कैसे हम चाइना को डेवलप कर सकते हैं। अब ये एक टाइम था जब ट्रेडिशनल आइडियाज़ रिवाइव हो रहे थे। इन चीज़ों के ऊपर दोबारा से फोकस शिफ्ट हो रहा था लोगों का। कन्फ्यूशियनिज्म, अब ये जो आइडियोलॉजी थी इसके ऊपर बहुत एम्फोसिस लोग डालने लग गए थे। सो अब जो है हम ताइवान की स्टोरी समझते हैं। तो ताइवान एक जापानीज़ कॉलोनी था सिंस द वॉर ऑफ 1894 एंड 95। सो जो कायरो है 1943 में और जो पोट्सडैम प्रोक्लेमेशन हुई थी 1949 में, तो इसके वजह से चाइना की सॉवरेनिटी जो है वो रिस्टोर हो गई थी। जीएमडी जो गवर्नमेंट डैंग था, जिसके चांगकाई शेख जो लीडर थे, उन्होंने एक रिप्रेसिव गवर्नमेंट बनाई थी। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच और पॉलिटिकल ओपोजिशन ये सारी चीज़ें बैन कर दी गई थी एंड उन्हें जो है लोकल लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया था फ्रॉम द पोजीशंस ऑफ पावर। तो ये ताइवान की स्टोरी है। सो ये जो गवर्नमेंट डैंग पार्टी थी
ये ताइवान में शिफ्ट हो गई थी। सो इन्होंने कुछ लैंड रिफॉर्म्स जो हैं इंट्रोड्यूस किए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया जा सके। चांग काई शेक की डेथ हो जाती है 1975 में और इसकी वजह से ताइवान एक डेमोक्रेसी बन जाता है। मार्शल लॉ जो है 1987 में इट वाज आल्सो लिफ्टेड अप। फ्री इलेक्शंस किए जाते हैं, लोकल ताइवानीज जो है लोग वो पावर में आते हैं। अब रीयूनिफिकेशन विद चाइना की बात करी जाती है। चाइना बोलता है कि ताइवान जो है वो हमारा ही हिस्सा है, चाइना का ही हिस्सा है ताइवान, लेकिन ताइवान जो है अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। जो सेमी ऑटोनोमस ताइवान है वो चाइना हो सकता है एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंट ही रहना चाहता है। सो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो ताइवान को एज इट्स 23rd प्रोविंस जो है क्लेम करता है, बट ताइवान ऐसा बोलता है कि आई एम अ इंडिपेंडेंट कंट्री। अब हम कोरिया की स्टोरी समझते हैं। ठीक है, कोरिया जो है दो पार्ट में कैसे डिवाइड हुआ तो वो हम देखते हैं। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कोरिया को जो है जोसियन डायनेस्टी रूल करती थी ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। कोरिया ने बहुत ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स को फेस करा, साथ ही साथ फॉरेन प्रेशर भी देखने को मिला चाइना, जापान और वेस्ट की तरफ से। 1910 में जापान ने कोरिया को अनेक्स कर दिया और अपना कॉलोनी बना लिया। कोरियन लोग जो है इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो जापानीज़ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कोरियंस जो है वो इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगे और उन्होंने अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप कर दी। कोरियन लोगों ने बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेट करा था अगेंस्ट कॉलोनियल रूल एंड उन्होंने बहुत सारी डेलीगेशंस भी भेजी थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ याल्टा, कैरो एंड पोट्सडैम में। अगस्त 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार जाता है, उसके वजह से उसका कॉलोनियल रूल भी ख़त्म हो जाता है। कोरियन पेनिनसुला जो है टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए जो है 38th पैरेलल के अलोंग जो है डिवाइड हो जाता है दो नेशंस में। नॉर्थ नेशन जो है उसे सोवियत यूनियन कंट्रोल करता है और साउथ वाले को यूएन मैनेज करता है। ठीक है, तो ऊपर वाले को नॉर्थ कोरिया और नीचे वाले को साउथ कोरिया बोला जाता है एंड ये जो है सोवियत इन्फ्लुएंस में एंड इट वाज मैनेज्ड बाय यूएन मैनेज कर रहा था। सो ये जो डिवीजन था ये बाद में चल के परमानेंट हो गया। ये दोनों जो देश थे इनके अंदर सेपरेट गवर्नमेंट्स देखने को मिली 1948 में। द पोस्ट वॉर नेशन। जून 1950 में साउथ कोरिया को सपोर्ट मिला यूएस लेड यूनाइटेड नेशन से एंड नॉर्थ कोरिया को कम्युनिस्ट चाइना से सपोर्ट मिला, तो इससे एक कोल्ड वॉर एरा देखने को मिला दोनों ही देशों के बीच। जुलाई 1953 में ये जो वॉर थी ये ख़त्म होती है, आर्मिस्टिस एग्रीमेंट होता है। कोरियन वॉर से बहुत ज़्यादा मैसिव लॉसेस होते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी के, बट ऑल्सो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, डेमोक्रेटाइजेशन में भी बहुत डिले देखने को मिलता है, एकदम से प्राइजेस बढ़ जाते हैं, न्यू करेंसी इशू की जाती है वॉर के दौरान। सो एज अ रिजल्ट साउथ कोरिया को जो है इकोनॉमिक असिस्टेंस लेनी पड़ती है यूएसए से। साउथ कोरिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं सिंग नाम री एंड इन्हें जो है इलेक्ट किया जाता है 1948 में थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को 2 बार इलीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बढ़ा दिया था। अप्रैल 1960 में कोरियन सिटीजन्स ने प्रोटेस्ट करा था इनके इलेक्शन के खिलाफ एंड इस एजिटेशन को जो है अप्रैल रेवोल्यूशन कहा जाता है एंड री को जो है रिजाइन करना पड़ा। इस रेवोल्यूशन के साथ लोगों का स्पिरिट और बढ़ता है एंड उन्होंने और डेमोन्स्ट्रेशंस और डिमांड्स की। उनके रेजिग्नेशन के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पावर में आ गया। रिफॉर्मिस्टिक पॉलिटिकल पावर्स और स्टूडेंट मूवमेंट्स जो हैं वो एक यूनिफिकेशन मूवमेंट बन गए। मई 1961 में डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया था जनरल पाक चंग ही ने और दूसरे मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। सो बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एजुकेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई कोरिया की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कोरिया के हाई डोमेस्टिक सेविंग रेट के वजह से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है फाउंडेशन थी पार्क की एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि बहुत टाइम तक पावर में रहे। पार्क ने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करा और अपने आप को री इलेक्ट करा 1971 में थर्ड टाइम। अक्टूबर 1972 में पार्क ने जो है डिक्लेयर कर दिया और यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इससे जो है परमानेंट प्रेसिडेंसी पॉसिबल हो पाती थी, यानी कि एक प्रेसिडेंट अपनी लाइफ भर के लिए जो है प्रेसिडेंट रह सकता था। सो यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो प्रेसिडेंट है उसकी पूरी अथॉरिटी होती थी लेजिस्लेशन, जुरिसडिक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। साथ ही साथ इस यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल जाता है टू रिपील एनी लॉ एज एन एमरजेंसी मेजर। जो एग्जिस्टेंस थी यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन की, सो इससे डेमोक्रेसी कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो गई थी कोरिया के अंदर। साउथ कोरिया की मैं बात कर रही हूँ। 1979 में जो सेकेंड ऑयल क्राइसिस हुआ उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पॉलिसी हिंडर हुई थी साउथ कोरिया की। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और जो अपोजिशन थे उन्होंने कॉन्टीन्यूसली बहुत सारे प्रोटेस्ट करे थे यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ।
1979 में पाक चंग ही को असैसिनेट कर दिया गया था और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉल्स फॉर डेमोक्रेटाइजेशन, लोग अभी भी डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। दिसंबर 1979 में जब पाक चंग ही की डेथ होती है तो चुन दू हुआन दूसरे मिलिट्री कूप के द्वारा जो है पावर में आते हैं। मई 1980 में बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा, वो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं। सो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं एंड इन चीज़ों को सप्रेस कर दिया जाता है मार्शल लॉ लगा के कंट्री में। सो ग्वांजू नाम की सिटी के अंदर स्टूडेंट्स और सिटीजन्स जो हैं वो रुकते नहीं हैं, वो कंटिन्यूसली मार्शल लॉ को भी एंड करने की बात करते हैं एंड इसी चीज़ को ग्वांजू डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट कहा जाता है। चुन जो है प्रेसिडेंट बन जाते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू अंडर द यूसिंग कॉन्स्टिट्यूशन। जो चन की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर पाई, 1.7% से 13.2% तक का इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला 1983 में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अर्बनाइजेशन हुआ, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ और मीडिया एडवांसमेंट हुआ। पॉलिटिकल अवेयरनेस की वजह से लोगों ने डायरेक्ट इलेक्शन की डिमांड करी फॉर द प्रेसिडेंट एंड मई 1987 में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की डेथ हो जाती है, टॉर्चर किया गया था उसके साथ, तो इससे सिटीजन्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता एंड इसी से लार्ज स्केल स्ट्रगल होता है डेमोक्रेटाइजेशन के लिए। चन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फोर्स टू मेक अ रिविजन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड उन्हें डायरेक्ट इलेक्शंस करवाने पड़े। कोरियन डेमोक्रेसी एंड द IMF क्राइसिस। भाई IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दूसरी कंट्रीज़ को लोन्स वगैरह देती है। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसके हिसाब से सबसे पहले इलेक्शंस हुए दिसंबर 1987 में। सो एक मिलिट्री लीडर थे चन के एडमिनिस्ट्रेशन के, उनका नाम था रो ताई वू। सो वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं 1990 में। लॉन्ग टाइम अपोजिशन लीडर किम यंग सैम ये जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं रोप की पार्टी के साथ और एक बड़ी रूलिंग पार्टी जो है फॉर्म करते हैं। दिसंबर 1992 में किम एक सिविलियन थे, वो जो है प्रेसिडेंट बनते हैं बहुत सारे टाइम के मिलिट्री रूल के बाद। सो गवर्नमेंटल सपोर्ट के साथ कोरियन कॉन्ग्लोमेरेट्स यानी कि जो कंपनीज थी उन्होंने कैपिटल इंटेंसिव हैवी और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो है पैसा इन्वेस्ट करा और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ भी एस्टेब्लिश करी। लिबरलिस्ट प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, मार्केट को ओपन करने की बात करी जा रही थी। किम के एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD को ज्वाइन करा 1996 में ताकि कोरिया की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को स्ट्रेंथन किया जा सके। लेकिन इससे जो है ट्रेड डेफिसिट बढ़ा, यानी कि ट्रेड में नुकसान ज़्यादा हो रहा था क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पुअरली मैनेज किया जाता था। सो इसी वजह से कोरिया के अंदर एक फॉरेन करेंसी क्राइसिस देखने को मिलता है 1997 में। सो ये जो क्राइसिस था इसको सॉल्व किया जाता है इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट लेके फ्रॉम दी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कोरियन सिटीजन्स ने एक्टिवली जो है फॉरेन लोन को रीपे करने में कंट्रीब्यूट करा। उन्होंने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट किया, सभी लोगों ने अपना गोल्ड जो है सरकार को दिया ताकि जल्दी से जो फॉरेन लोन है उसको रीपे किया जा सके। दिसंबर 1997 में बहुत ज़्यादा टाइम तक जो ओपोजिशन में थे किम दाई जंग वो प्रेसिडेंट बनते हैं। 2008 में ली म्यूंग बैक जो है कंजर्वेटिव पार्टी के पर्सन थे वो प्रेसिडेंट बनते हैं। 2012 में कंजर्वेटिव पार्टी के पाक जुन होए जो कि डॉटर थी पाक चंग ही की, वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनती है कोरिया के अंदर। मार्च 2017 में शी वॉज एक्यूज्ड ऑफ इम्पीचमेंट। ऐसा माना गया कि उन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन जीता है एंड इनको ऑफिस से निकाल दिया गया। मई 2017 में मू जाए इन इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। सो कैंडल लाइट प्रोटेस्ट होते हैं 2016 में, प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन की डिमांड करी जाती है इन प्रोटेस्ट के थ्रू। अब इससे हमें कोरियन डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी के बारे में पता चलता है कि भाई प्रोटेस्ट जो है अब कितना इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं डेमोक्रेसी की। लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ पता है। अब इस टाइम पे सिटीजन्स बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर हो गए थे और वो रिपब्लिकनिज्म की डिमांड कर रहे थे अपने देश के अंदर। टू रोड्स टू मॉडर्नाइजेशन, जो हिस्ट्री है चाइना और जापान की, तो उससे हमें पता चलता है कि दोनों देशों के अंदर हिस्टोरिकल कंडीशंस डिफरेंट थी जिसके वजह से दोनों ही देश अलग अलग पाथ अपनाते हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट और मॉडर्न नेशन बनाने के लिए। जापान तो सक्सेसफुली अपनी इंडिपेंडेंस रिटेन कर पाया अपने पुराने स्किल्स और कुछ नई प्रैक्टिसेस के थ्रू। साइनो जापानीज वॉर यानी कि चाइना और जापान के बीच में वॉर देखने को मिलती है 1894-95 के दौरान। इसमें चाइना हार जाता है और 17 अप्रैल 1895 को जो है ट्रीटी ऑफ शिमोनसेकी साइन होती है चाइना और जापान के बीच में। इससे फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर जो है वो एंड होती है। जो चाइनीज़ थे वो वल्नरेबल हो जाते हैं इस डिफीट के बाद एंड इस दौरान चाइना और जापान दोनों ने ही अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। साइनो जापानीज वॉर जो है वो बेसिस बनी है एंग्लो जापानीज अलायंस का इन 1902।
चाइना का पाथ टू मॉडर्नाइजेशन वॉज वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट एज वेल। चाइना के अंदर फॉरेन इम्पीरियलिज्म था, वेस्टर्न और जापानीज पावर जो है वो चाइना के अंदर जो है रूल करती थी, जिसके वजह से उनका गवर्नमेंट कंट्रोल इतना नहीं देखने को मिलता। 19th और 20th सेंचुरीज में लोगों ने पुराने ट्रेडिशंस को ख़त्म करने की बात की और बोला कि हमें जो है यूनाइट होना पड़ेगा और स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी ताकि हम अपने देश को जो है फर्दर डेवलप कर सकें। टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, इग्नाइटेड फ्यूचर। सो वहाँ पर आपको ये सारा जो कंटेंट है जहाँ से भी मैंने पढ़ाया है वो सारा वहीं पर मिल जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड करवाने में, तो अप्रिसिएशन के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।